वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी दिया है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी दिया है समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण के द्वारा। यानी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोबारा भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि पर्दे पर छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया है उत्तल एवं अवतल लेंस का और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तल लेंस। यानी पर्दे पर छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पर्दे पर छवि बनाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि पहले भी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार बताया हुआ है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा भी पूछा जा सकता है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, करीब ये क्वेश्चन मैंने 7 से 8 बार करवाया हुआ था और कहा था आपके एग्जाम में आ सकता है। और सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है और करीब 4 से 5 बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है अवतल लेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऐसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे पूछ लिया गया कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है, तो अवतल लेंस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, निकट दृष्टि दोष की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए या फिर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि दोष की बात होगी तब आपका आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट ईयर 2021 में जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो ग्रुप ए वालों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वो 3 दिनों तक हुआ था और हर एक दिन आप लोगों का 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका किसी भी शिफ्ट का हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है पहले दिन पूछा गया हो, या फिर दूसरे दिन, या फिर तीसरे दिन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस, यानी ऑप्शन ए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 लेंसों का रेखीय आवर्धन 2 तथा 4 है। यदि दोनों लेंसों को एक साथ रखा जाए तो संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कि लास्ट ईयर जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2021 में, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और 3 दिनों तक ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था और हर एक दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी दिन का और किसी भी शिफ्ट का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पता क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 लेंसों का रेखीय आवर्धन 2 तथा 4 है, यानी यहाँ पे 2 लेंस की बात हो रही है। तो पहले लेंस का जो रेखीय आवर्धन है वो हमें 2 दिया है और दूसरे लेंस का रेखीय आवर्धन 4 दिया है। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले का पता क्या है। देखिए जो प्रथम लेंस है यानी पहला लेंस जो है उसका रेखीय आवर्धन क्या है, 2 है। तो देखिए जो पहला लेंस है उसके रेखीय आवर्धन को मैं यहाँ पे m1 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए m1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 दी गई है। और दूसरे लेंस का जो रेखीय आवर्धन है उसको मैं m2 से रिप्रेजेंट करूंगा और m2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 दी गई है। तो ये मैंने इतना कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे यहाँ पे पूछा गया कि यदि दोनों लेंसों को एक साथ रखा जाए तो संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान होगा। तो हमें यहाँ पे लेंसों के संयोजन का आवर्धन ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो लेंसों के संयोजन का आवर्धन m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा m1 इंटू m2, बस यही हमें यहाँ पे करना है। तो m1 की वैल्यू क्या है, 2 है और इंटू में m2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 2 इंटू 4 कर देंगे तो हमें मिलेगा 8 और यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन ये आपका है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 8। यानी यहाँ पे यदि दोनों लेंसों को एक साथ रखा जाए तो संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए 2 लेंसों का रेखीय आवर्धन हमें 2 तथा 4 दिया हुआ था। तो पहले लेंस का जो रेखीय आवर्धन है उसको मैंने यहाँ पे m1 मान लिया और m1 की वैल्यू हमें 2 दी गई थी, ठीक है। और दूसरे लेंस के रेखीय आवर्धन
को मैंने M2 मान लिया, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 4 दी गई थी, और फिर हमें यहाँ पे संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान ज्ञात करना था। तो संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 2 और m2 की 4, मल्टीप्लाई करवा दीजिए 8, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय विघटन, ऑप्शन डी तापीय अपघटन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी नाभिकीय संलयन। यानी हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले भी कई बार बताया हुआ है कि मैंने आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा इन सभी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने इतना पढ़ लिया है ना, तो बड़े ही आसानी से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। और जो बचे हुए चैप्टर्स है, वहाँ से मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करवा ही रहा हूँ इस समय। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस गैस पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर तो मैंने पहले ही कंप्लीट करवाया हुआ है, जहां से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी H2 और Cl2। यानी निम्नलिखित में से किस गैस पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, तो ये H2 और Cl2 पर लागू नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, H2 तथा Cl2 पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये परस्पर क्रिया करके, यानी जो H2 है और Cl2 है, ये परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम केवल परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसों पर लागू होता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, ये केवल परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसों पर लागू होता है। और H2 और Cl2 इनकी तो रिएक्शन हो जाती है, यानी इनकी अभिक्रिया हो जाती है, और ये परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। यानी यहाँ पे H2 और Cl2 इन गैसों पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्यों लागू नहीं होगा, मैंने आपको बताया ना कि H2 और Cl2 ये क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देते हैं, और जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, ये केवल परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसों पर लागू होता है। जबकि H2 और Cl2 ये अभिक्रिया भी कर लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बना देते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया यानी NH3 बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है लोहा और मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी लोहा और प्लैटिनम, ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम और प्लैटिनम, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोहा और मॉलिब्डेनम। देखिए, लोहा इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है मॉलिब्डेनम, इसको हम MO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ऑप्शन में Fe और MO भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा।
तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया यानी NH3 बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहा और मोलिब्डेनम का यानी Fe और MO का। तो ऑप्शंस आपको ऐसे भी लिखे हुए मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, V2O5 लिखा हुआ है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के नाम से जानते हैं V2O5 को, ये आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा ना कि अगर जितना मैंने पढ़ाया हुआ है आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आसानी से कर पा रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी SO2 से SO3, यानी उत्प्रेरक V2O5 यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? तो SO2 से SO3 के उत्पादन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है। ऑप्शन ए दिया है एक प्रोटॉन दाता की तरह, ऑप्शन बी एक प्रोटॉन ग्राही की तरह, ऑप्शन सी एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह, और ऑप्शन डी एक इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराया हुआ है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला। पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। और ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन ग्राही की तरह, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है एक प्रोटॉन ग्राही की तरह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है ABC तथा D विलयनों के pH मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि pH मान के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, जहां पे pH मान से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ABCD, ठीक है, यहाँ पे हमें 4 विलयन दिए गए हैं। A, यहाँ पे देखिए A का जो pH मान है वो कितना है? 11 है। B का कितना है? 9.5 है। C का यहाँ पे 3.5 और D का यहाँ पे 6.5 है। अब हमें बताना है कि इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जिसका pH मान 11 है, यानी A वाले का। A वाला विलयन जो है, जो A वाला विलयन है, इसका pH मान हमें क्या दिया है? इसका pH मान हमें 11 दिया हुआ है। और मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए pH मान अधिक होने पर विलयन अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पे देखिए ABCD में किसका pH मान यहाँ पे सबसे अधिकतम है? तो आप देख पा रहे होंगे जो A वाला विलयन है इसका pH मान 11 है। और मैंने आपको क्या बताया कि pH मान अधिक होने पर विलयन अधिक क्षारीय होता है। अतः pH मान 11 वाला विलयन जो है, अर्थात A वाला जो विलयन है, ये सर्वाधिक क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए अगर pH मान जो होता है, अगर pH मान कम होता है तो क्या होता है?
जो विलयन होता है वो अम्लीय हो जाएगा। अगर पीएच मान कम होगा तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, और ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1:2:3 का अनुपात होता है, यानी धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में 1:2:3 का अनुपात होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य की परास है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है। अगर ये ट्रिक आपको पता है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक एक बार फिर से बता देता हूं। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो देखिए अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य की परास है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे 2 गुना लिखा हुआ हो। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, और 4000 का 2 गुना ही आपका क्या होता है, 8000 होता है, और 8000 एंगस्ट्रॉम। तो केवल एक ही ऑप्शन में यहां पे 2 गुना लिखा है। 4000 का 2 गुना आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 8000 ही तो बोलेंगे। और इसके अलावा अदर ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, क्या 0.1 का 2 गुना 100 होता है, नहीं होता है। 100 का 2 गुना 4000 होता है, नहीं होता है। और 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा ऑप्शन सी वाला, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे आपको केवल इतना ढूंढना है कि किस ऑप्शन में 2 गुना लिखा है। 4000 का 2 गुना 8000 एंगस्ट्रॉम, अगर ऐसे याद करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है नाक, कान व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर के द्वारा। ऑप्शन बी साइड दर्पण के रूप में। ऑप्शन सी हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए। और ऑप्शन डी दिया है ए तथा बी दोनों। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी साइड दर्पण के रूप में। तो मैं आप लोगों को बता दूं उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस लिए किया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सड़क पर लगे लैंपों में पीछे परावर्तक तल के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवरों की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइड दर्पण के रूप में, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। साइड दर्पण से मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ना कि ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवरों की सीट के पास
उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब को देख पाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे अवतल दर्पण के भी कुछ उपयोग बताने जा रहा हूं, अवतल दर्पण के भी कुछ उपयोग बताने जा रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किस किस लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमर तथा सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है, जो बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। यह आपको ध्यान रखना है। नाक, कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में जो लिखा है कि नाक, कान व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे अवतल दर्पण के प्रयोग भी बता दिए और उत्तल के भी बता दिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने करीब आप लोगों को 12 से 13 बार कराया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ध्यान रखिएगा, रुकिए मैं इधर लिख देता हूं, इधर जगह है नहीं। CaSO4 डॉट हाफ H2O, या फिर ये फॉर्मूला ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। 2 तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखा जाता है, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, कई बार मैंने आपको बताया कि वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। अगर कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा या रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो जो मैंने कराया है वहीं से पूछा जाएगा, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहां पे वीडियो आपको मिल जाएगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको कराया। देखिए जो गति वाला चैप्टर है, मोशन वाला, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को जितने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक चैप्टर आपका है गति के नियम, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वहां भी मैंने आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस करा दिए, केवल आपको पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम चैप्टर करा दिए, जितना कराया है उतना ही पढ़ लेंगे, बड़े आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक फॉर्मूला, टीवे सेकंड में चली गई दूरी। टीवे सेकंड में, ध्यान रखिएगा, मैं लिख के बता देता हूं, टीवे सेकंड में चली गई दूरी वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। टीवे सेकंड में चली गई दूरी वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ST इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2T माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, क्वेश्चन भी कराया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, और इसके अलावा भी कई बार क्वेश्चन मैंने आपको ये सॉल्व कराया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है, तो जब पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है तो पिंड का प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे पिंड है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमें दिया है यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। देखिए त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
ए की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, यानी टी की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 सेकेंड दी गई है और हमें दूरी निकालनी है, यानी एस की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। एस और टी से मतलब क्योंकि 10वें सेकंड में, तो S10 हम यहाँ पे लिख देंगे S10 इज इक्वल टू U, यानी प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 प्लस हाफ, इसके बाद A की वैल्यू यानी त्वरण हमें कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। और देखिए ये इनटू में है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इनटू में 2t माइनस 1, तो 2 और t की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 2 इंटू 10 और माइनस 1 ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो S10 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 ही मिलेगा और 0 प्लस 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 5, फिर इसके बाद यहाँ पे इंटू लगा हुआ है तो यहाँ पे इंटू लगा देंगे ये वाला। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 10 है, 2 इंटू 10 करेंगे 20 और 20 में से 1 को अगर हम लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 19, यानी 19 मिलेगा। यानी 5 और इसको सॉल्व करने पर जो आपका 2 इंटू 10 माइनस 1 है हमें 19 मिलेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा 5 और इंटू 19 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 19 में करवा दीजिए 95 मीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, S10 की वैल्यू 95 मीटर हमें मिल चुकी है। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराए हैं, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप लोगों को वहीं से देखने को मिलेंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की, आप लोगों को 96 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, केवल आपको पढ़ना है। और केमिस्ट्री की तो बहुत सारी वीडियोस हैं, 140 प्लस वीडियोस हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैथमेटिक्स की भी करीब 120 प्लस वीडियोस हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मैंने करीब 425 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेंगे ना तो उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।